हमने इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 किया था, तो जिन लोगों ने नहीं लगाया तो एक बार रिकैप देख लो। ज़्यादा डिटेलिंग में देखना है तो आप लोग लिंक सर से ले सकते हैं, रवि सर मैंने आपको बता दिया। ओके, तो शुरू करते हैं सर फटाफट से रिकैप। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोग आरबीआई के फंक्शंस कर रहे थे जिनको क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बोलते हैं, जिसमें आरबीआई कंट्रोल करता है टोटल क्वांटम ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। इसमें आरबीआई कुछ कैश रिजर्व, सॉरी बैंक कुछ कैश रिजर्व रखता है आरबीआई के पास, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि सीआरआर देख लेना, ये तब देखना है जब आपने एग्जाम देना है, ओके। उस टाइम का सीआरआर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पेपर में से नहीं पूछेगा। तो सीआरआर कितना होता है सर? सपोज करो 4%, तो सीआरआर 4% किसका होगा? एनडीटीएल का होगा, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इस पे बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा जो वो कैश रिजर्व रख रहा है आरबीआई के पास, ठीक है। तो आरबीआई डिक्रीज करेगा सीआरआर, तो उससे क्या होगा? इट मींस बैंक्स हैव मोर मनी टू लैंड, इट मींस पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन। क्रेडिट लिबरलाइज हो गया, लोन लेना आसान हो गया, ओके, लोन सस्ता हो गया। और जब इंक्रीज कर देगा इट मींस बैंक्स हैव लेस मनी टू लेंड, दैट इज नोन एज पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज। स्क्वीज कर लिया हमने क्रेडिट, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था सर एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? बैंकों को कुछ पैसे अपने किस में डालने हैं, यानी लिक्विड एसेट्स में डालने हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। एसएलआर निकालने का फॉर्मूला होता है सी प्लस बी प्लस एस डिवाइडेड बाय एल। आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? दैट इज कैश इन हैंड, दैट इज करंट बैलेंस विद अदर बैंक, जिसको वॉल्ट कैश भी बोलते हैं, और एस फॉर सिक्योरिटीज और एल फॉर लायबिलिटीज, ओके। एंड बैंक्स अर्न सम इंटरेस्ट ऑन एसएलआर। याद रखना, सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एसएलआर पे मिलता है बैंकों को इंटरेस्ट, ठीक है। एसएलआर इज नॉट केप्ट विद आरबीआई बट विद बैंक देमसेल्फ, लेकिन सीआरआर केप्ट विद आरबीआई, ओके। उसके बाद एसएलआर के बाद हमने पढ़ा था सर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी एलएएफ के अंदर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और तीसरा था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रेपो रेट कब होता है? जब आरबीआई को पैसे डालने हैं, इंजेक्ट करनी है लिक्विडिटी, ठीक है। आरबीआई को पैसे डालने हैं। आरबीआई पैसे कैसे डालेगी? आरबीआई सर लेगी बैंक से, क्या लेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी। आरबीआई क्या लेगी? बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, और बदले में इसको पैसे देगी। तो याद रखना, जब आरबीआई को इंजेक्ट करनी है लिक्विडिटी, जब इकोनॉमी में पैसा डालना है, क्योंकि आरबीआई बैंक को पैसा देगा, फिर बैंक फर्दर किसको पैसा देगा? लोगों को लोन में देगा, ठीक है। तो जब आरबीआई को इंजेक्ट करनी है लिक्विडिटी तब होता है रेपो रेट, और जब एब्जॉर्ब करनी है लिक्विडिटी, पैसा सोख लेना है, तो होता है सर रिवर्स रेपो रेट, याद रखना। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ये चीज याद रखनी है। ये रेट क्या है? बेसिकली इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर, जो बेसिकली एमएसएफ बताया था। एक पेनल्टी रेट होता है सर, पेनल्टी माने आपको सजा मिलेगी, किसको? बैंक को मिलेगी, कि भैया आप बार बार हमारे से पैसे लेते रहते हो तो अभी आपको पेनल्टी मिलेगी। वो पेनल्टी क्या होती है? जो भी रेपो रेट उस वक्त का चल रहा है उसके ऊपर +1%, ओके। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? परमानेंट सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। याद रखना, रिवर्स रेपो, रेपो, एमएसएफ में सिक्योरिटी परमानेंट सेल नहीं होती, क्योंकि उसके नाम में लिखा है ना रीपरचेज ऑप्शन। रेपो का मीनिंग क्या है? रेपो वर्ड की फुल फॉर्म क्या है? रीपरचेज ऑप्शन, यानी दोबारा से वो जो सिक्योरिटी है वो दोबारा से रीपरचेज करेगा। कौन करेगा? बैंक करेगा। याद है ना, मैंने उस एग्रीमेंट में लिखा होता है that SBI pledge in an agreement that I will repurchase the securities from RBI with जो भी इंटरेस्ट होगा उस वक्त का, रेपो रेट जो भी होगा, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट परमानेंट सोल्ड, याद रखना। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी परमानेंट सेल हो जाती है, यानी परमानेंट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई, ठीक है ना। जब इन्फ्लेशन होगी, जब महंगाई होगी, तब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल आउट कर देगी। सेल आउट करेगी तो इट मींस एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। और जब बाय करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है और बदले में क्या देगी उसको? बदले में उसको पैसे देगी, ओके।
तो जब खरीदेगी तो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी, और जब बेचेगी तो एब्जॉर्ब करेगी लिक्विडिटी। ओके, याद रखना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बताया था, दो तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। जो लॉन्ग टर्म होती हैं उनको सर हम डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं, जैसा कि बताया था। डेटेड सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इनका मेच्योरिटी पीरियड 5, 10, 15 साल होता है, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं उनको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, यानी कि 91 डेज, 182 डेज, 364। इनका डबल है, 91 का डबल 182, 182 का डबल 364। ओके, लेस देन 1 ईयर, दैट इज। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल भी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है, याद रखना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी इशू करेगी, याद रखना। ट्रेजरी बिल नहीं इशू कर सकती, याद रखना। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेनिफिट्स बताए थे सर। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट है, काफी प्रसिद्ध है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली कमर्शियल बैंक्स। सेफ इन्वेस्टमेंट है सर, आप आंख मीच के गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, आपके पैसे खरे हैं। ओके, जीरो इनकम डिफॉल्ट, ये नहीं कि भैया आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक में ले जाओगे, आप कहोगे कि भैया मेरे पैसे दो, और बैंक आपको थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगी, दफा हो जाए यहाँ से। ऐसा नहीं होगा, जीरो इनकम डिफॉल्ट है, ऐसा नहीं होगा। तीसरा सर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ब्याज मिलती है। तीसरा लास्ट है सर, 60% लिक्विडिटी। भैया आधी रात को भी चले जाओ, लिक्विडिटी हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि आपको मजबूरी में पैसे चाहिए तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके जा रहे हो तो भाई साहब आपको टाइम लग जाएगा इसको बेचने में। याद है ना, लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी किसकी ज्यादा, जो कि फटाफट इजीली कन्वर्ट हो जाए, जो कैश में हो जाए। याद है ना, एग्जांपल बताया था मैंने आपको, बाइक और गोल्ड में से लिक्विडिटी ज्यादा किसकी है ज्यादा, जल्दी से कैश में कन्वर्ट कौन होगा। आपको किसी सेकेंड हैंड बाइक बेचनी है, आपकी बाइक जल्दी बिकेगी या गोल्ड जल्दी बिकेगा। आपकी मम्मी का 9 लाख का हार, गोल्ड ही बिकेगा ना, बाइक बेचने में तो टाइम लग जाएगा, है ना। And because of 3, 4, and 5 features, that is zero income default, high rate of return, and 10% liquidity, 3, 4, and 5 features, the government securities are also known as gilt edge security. That is, आपको किसी प्रकार की गिल्टी नहीं होगी, मन में वो नहीं आएगा है यार इसमें पैसे इन्वेस्ट करके फंस गए हम तो, है ना। कई बार होता है ना, जैसे बाइक ले लेते हो, कार ले लेते हो सेकेंड हैंड, ठीक है, फिर वो बिकती नहीं है आपकी, आप गिल्ट महसूस करते हो ना कि यार बिक नहीं रही है, अब क्या करूं, इसको बेच के मैंने नई बाइक लेनी है, अभी बिक नहीं रही है, गिल्ट होता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई भी गिल्ट नहीं होता, दैट इज नोन एज गिल्ट एज सिक्योरिटीज। और उसके बाद हमने किया था बैंक रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ब्याज लगती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स होते हैं एक तरह के, ठीक है, इन पे ब्याज भी उस हिसाब से लगती है। लेकिन अगर बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, बैंक को कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना है। बैंक डज नॉट नीड टू गिव एनी कोलेटरल। कोलेटरल मतलब कुछ भी रजिस्ट्री वगैरह, कुछ जैसे हम लोग लोन लेने जाते हैं तो हम लोग कुछ रखते हैं ना बैंक के पास गिरवी, कोई कागजात, घर की रजिस्ट्री रख दी, या बाइक के पेपर या गाड़ी के पेपर इस तरह के रखते हैं, तो बैंक को कोई इस तरह का कोलेटरल देने की जरूरत नहीं। कोलेटरल मीन दैट इज एनी सिक्योरिटी और मोर्टगेज एसेट्स। ओके, but nowadays bank rate is not a main tool to control the inflation, so bank rate is linked with penal rates। जितने भी पेनल्टी रेट्स हैं उनके साथ लिंकअप हो गया। फॉर एग्जांपल, बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी है, अगर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है किसी भी कारणवश, तो उस बैंक रेट जो उस वक्त का चल रहा होगा उसमें प्लस परसेंटेज ऐड हो जाएगी कि कितनी पेनल्टी लगी है, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम में, यानी महंगाई के टाइम में, आरबीआई बढ़ा देगा बैंक रेट, ब्याज दरें बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है, महंगाई हो रही है ना। क्योंकि महंगाई के समय में हमें लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर लोगों के पास और ज्यादा पैसा छोड़ेंगे तो और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा डिमांड होती रहेगी, ठीक है ना। डिमांड जब उठती रहेगी तो महंगाई बढ़ती रहेगी। ओके, तो इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई इंक्रीज कर देता है बैंक रेट, ताकि लोन महंगे हो जाए, ओके, ताकि लोगों के पास पैसा ज्यादा ना हो। डिफ्लेशन के टाइम में आरबीआई डिक्रीज कर देता है बैंक रेट। ये मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंक को किस ब्याज पे लोन देना है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और जब कमर्शियल बैंक डिसाइड करता है
कि हमने जनता को किस ब्याज पे लोन देना है उसको बोलते हैं बेस रेट। अभी हम आगे कराएंगे आपको जब हम बैंकिंग सिस्टम करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है लोन, उस पर जो ब्याज लगता है उसको बैंक रेट, और जो कमर्शियल बैंक पब्लिक को देता है उस पर लगता है बेस रेट। ओके, ये हमने चार्ट किया था लास्ट में कि जब आरबीआई की डियर मनी पॉलिसी होती है, डियर मनी, अब छोटा बच्चा होता है वो डियर होता है ना, डियर मनी खास होता है ना। माँ बाप उसको ज्यादा दूर नहीं भेजते, छोटा सा बच्चा होता है उसको उसके उसके पास पकड़ के रखते हैं कि अरे यार कहीं गिर ना जाए। जो छोटा बेबी होता है 1 साल का 2 साल का है ना, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो सिमिलरली आरबीआई जब ख्याल रखता है ना पैसे का, तो आरबीआई पैसे को अपने पास रखता है, डियर बना के रखता है, अपने पास रखता है। ठीक है, और चीप मनी पॉलिसी उसका ख्याल नहीं रखेगा, मतलब इतना ख्याल नहीं रखेगा। तो डियर मनी पॉलिसी कब होगी? जब आरबीआई को फाइट करनी होगी इन्फ्लेशन, यानी महंगाई से फाइट करनी होगी। और चीप मनी पॉलिसी जब मंदी से फाइट करनी होगी, याद रखना। तो मैक्सिमम याद रखना, इन्फ्लेशन के टाइम में सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं और जो सिक्योरिटीज वगैरह हैं वो सेल हो रही हैं। ओके, और सिमिलरली डिफ्लेशन के टाइम में उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है। ओके, रिवर्स रेपो रेट की वैल्यू आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेपो रेट से लिंक अप होती है, हेंस इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इंडिपेंडेंटली। ये बाकी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो ये था सर हमारा प्रीवियस लेक्चर। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो करते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस वाले में डाउट है तो बताइए जल्दी से। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हमारे हो चुके हैं, अभी हम करेंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। बताइए सर, कोई डाउट है तो बताइए। मैम, कोई डाउट है तो अरे बोलिए, उंगलियों को चलाइए अपनी कीबोर्ड के ऊपर। हाँ, एक ही देवी जी को डाउट नहीं है, बाकी मेरे को लग रहा है हाथ पे मेहंदी लगा के बैठे हैं या क्या, मतलब वो तो नहीं हो तुम, वो बोले वो ऐसे ऐसे करते हैं, अरे सर मैं नहीं बता सकता, ऐसे तो नहीं हो वो, इस तरह से करते हैं। चलो, शुक्र है सबकी उंगलियां काम कर रही हैं, हमने ये चेक करना था। वो बीच में ना वो बता दिया करो, थोड़ा सा यस नो कर दिया करो, कोई कुछ बोला जाए, हंसी वाली बात बोली जाए, कुछ हंसी का डाल दिया करो इमोजी की, समझ आए कि हाँ समझ आ रहा है, शरीर काम कर रहा है ना। एकदम ऐसे बुत बन के बैठे रहोगे तो बिल्कुल ही बुत बन जाओगे, समझ भी नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत उंगलियों में करंट वरंट हो वो हम बीच में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उंगलियों में करंट आपकी है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग इस तरह का पूछते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये देखा अब हुई ना बात, अब उंगलियां काम कर रही हैं, बस हमें चेक करना था सर। क्योंकि उंगलियां काम करेगी तो उंगलियां तो तभी काम करेगी ना जब दिमाग काम करेगा, क्योंकि दिमाग से ही आपने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि उंगलियों तुम ऐसा चलो, उंगलियों तुम ये टाइप करो, है ना। तो बेसिकली हमने दिमाग ही देखना होता है। हाँ, अभी सही चल रहा है प्रोग्राम। तो आगे चलते हैं सर। तो बताया था मैंने आपको दो तरह के फंक्शंस। अब ये भी नहीं कि भी उंगलियां अंट शंट चलाने लग जाओ, कुछ भी पढ़ाई चल रही है बीच में अपनी कहानी, हाँ जब माहौल हो, मस्ती बस्ती का माहौल हो, तो बीच में कुछ कर दिया करो, है ना, समझ आता है कि हाँ वो जा रही है बात। चलो आगे आ जाओ। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, तो जैसे मैंने आपको बताया था सर, दो तरह के मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। याद है ना, दो फंक्शंस बताए थे। क्वांटिटेटिव हम कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब कर चुके हैं। अब बारी आती है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। क्वांटिटेटिव में हमने आरबीआई क्या कंट्रोल करता है, टोटल क्वांटम ऑफ द क्रेडिट, ओके, कि किस अमाउंट में लोन देना चाहिए। अब क्वालिटेटिव में क्या आता है, क्वालिटेटिव में क्वालिटी चेक करते हैं कि यार ये जो लोन दिया जा रहा है, ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है, नाम से देखो, नाम से क्लियर हो जाती है हर चीज, ठीक है, एक्सेप्ट द मूवीज नेम। आजकल गाने बड़े अजीबोगरीब बनते हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते कि हीरो कहना क्या चाह रहा है, तेरा प्यार प्यार हुक्का बार, अब क्या मतलब है इसका।
तो लेकिन इन इकोनॉमिक्स की टर्म्स का बड़ा सही मीनिंग है अगर आप ध्यान से समझो। देखो सर, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ठीक है। क्रेडिट की जो क्रेडिट दिया जा रहा है, यानी कि जो लोन दिया जा रहा है, यानी जो बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है। वो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है? वो शराब का ठेका खुलवाने के लिए दिया जा रहा है या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है? गरीब बच्चों के क्या कहते हैं, स्कूल खोला जाएगा उससे, या क्या कहते हैं महिलाओं के लिए अस्पताल खोला जाएगा उससे? किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यानी उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, ठीक है। हिंदी वर्जन, अभी इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश वर्जन क्या कहता है? थ्रू विच, इस मेजर के थ्रू आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कंट्रोल करेगा नॉट ओनली क्वांटम बट आल्सो द पर्पस, भी किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, फॉर विच बैंक्स गिव क्रेडिट, दैट इज प्रोडक्टिव है वो अनप्रोडक्टिव है। यानी ठेका खुलवाओगे तो प्रोडक्टिव थोड़ी होगा, वो अनप्रोडक्टिव काम करेंगे लोग, दारू पी के वहीं लेटे पड़े हैं, है ना, तो अनप्रोडक्टिव काम करेंगे। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर एक एक करके करेंगे हम। सबसे पहला है सर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है सर? इसमें आरबीआई कंट्रोल करेगा द क्रेडिट ग्रांटेड और एलोकेटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स और फिक्स मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन्स दैट कमर्शियल बैंक कैन प्रोवाइड टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कहेगा, रैशनिंग करेगा कि यार ये वाले कुछ एरियाज हैं, ये वाले कुछ सेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको आपने प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम लोन्स इनको देना है और ये अमीर लोगों को कम देना है, ठीक है। इनको आपने ज्यादा देना है। रैशनिंग करेगा कि यार इनको ज्यादा जरूरत है। बैंक को समझाएगा ना, ये थोड़ी कि बैंक विजय माल्या वगैरह इस तरह के, अंबानी शंबानी इस तरह के लोगों को लोन दे रहा है ना। जब आपके जैसे गए, हमारे जैसे गए लोग हमारे को कह रहा है बेटा आपका ध्यान किधर है, दरवाजा उधर है और दफा जाओ, ठीक है, इस तरह कहेगा तो हर्ट होएगा, है ना। हमारे जैसे गरीब लोगों को बोलेगा। तो बैंक कहता है बेटा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है, कि इतना अमाउंट आपको गरीबों के लिए रखना है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट ग्रांटेड और एलोकेटेड बाय कमर्शियल बैंक और फिक्स द मैक्सिमम लिमिट, कि भैया इतना आपको इन लोगों के लिए देना है, ये इन लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, बेचारों के लिए, ठीक है, फॉर लोन्स दैट कमर्शियल बैंक कैन प्रोवाइड टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अभी देखते हैं कौन कौन से हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर्स जिनको आरबीआई लोन देता है। जैसे कि आरबीआई डायरेक्टिव टू द बैंक टू प्रोवाइड 40% क्रेडिट, कि 40% आपको जो भी बैंक का अमाउंट है आपको उसका जो 40% लोन है आपको किसको देना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब जो भी उस वक्त के प्रायोरिटी सेक्टर। आपका होमवर्क है सर, आप मेरे को बताओगे कि हमारे कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हैं। चलो आपको बता ही देते हैं। ये है सर हमारे प्रायोरिटी सेक्टर। एक तो एग्रीकल्चर की, भैया कृषि के लिए, खेती के लिए कोई भी बंदा लोन मांगने आए तो उसको बेचारे को निराश नहीं करना। आपने आपने ये नहीं कहना कि भाई मैंने इसको लोन नहीं देना, मैंने तो क्योंकि माल्या को दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, ठीक है। एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, कुछ बाहर माल एक्सपोर्ट करना उसके लिए लोन दो। एजुकेशन के लिए लोन नहीं मना करना, ना 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 ना, ना भैया पढ़ाई जरूरी है। वो देखा होगा स्लोगन, पापा मत पियो शराब मुझको ले दो मेरी किताब। एजुकेशन जरूरी है भाई। हाउसिंग भाई घर के लिए, बेचारे के लिए जरूरी है। सड़क पे सोएगा सड़क के किनारे, है ना, सलमान खान आगे गाड़ी चला देगा तो काम खराब है। तो हाउसिंग के लिए लोन देना जरूरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया अगर कोई बंदा समाज की कोई सेवा कर रहा है, ठीक है, उसके लिए लोन देना जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी, भैया रिन्यूएबल एनर्जी, पानी से बिजली बना रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इस तरह की इनोवेटिव चीज कर रहे हैं, सूरज की रोशनी से सोलर पैनल से क्या कहते हैं बिजली का उत्पादन होगा, इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ भी कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसके लिए लोन मिलेगा। और अदर्स वो डिपेंड करता है। तो आपको सर ये प्रायोरिटी सेक्टर के रट्टे लगाने हैं, ठीक है। रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ के करोगे ना, अपने दिमाग से कॉमन सेंस यूज करोगे कि हाँ यार कृषि जरूरी है यार, कृषि के लिए तो बैंक कभी नहीं मना करेगा, तो इसलिए कृषि तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगी। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी निम्न उद्योग, ठीक है ना, जो 5-5 लाख 2-2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूँ, एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो निम्न उद्योग होते हैं, ठीक है, जो 2 लाख 3 लाख इस तरह के बिजनेस शुरू हो जाते हैं कि यार मैंने एक काम करता हूँ, गोलगप्पे वाली एक मशीन लगा देता हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल गोलगप्पे वाली मशीन आ गई है, उसमें क्या होता है सॉरी, 5 रुपए का सिक्का डालेंगे, देवियों के बड़े फेवरेट होते हैं गोलगप्पे,
5 5 रुपए नहीं, सॉरी 20 रुपए आप स्कैन करोगी, वहां पे स्कैनर लगा होता है, क्यूआर कोड लिखा होता है, ऐसे क्यूआर कोड समझते हो, क्यूआर कोड होता है, अपने पेटीएम एप्लीकेशन या गूगल पे से ऐसे स्कैन करेंगी देवियां, क्योंकि देवियां जाती हैं, और जैसे स्कैन करोगी, जैसे आप 20 रुपए दे दोगी तो उसमें से दम 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 करके एक प्लेट निकल के आएगी, उसमें 7 गोलगप्पे होंगे, ठीक है। वो प्लेट बाहर निकालो और एक गिलास पड़ा होगा डिस्पोजेबल, उसको निकलेगा वो, और जैसे ही उसके नीचे रखोगे सेंसर लगे हुए, अपने आप पानी डल जाएगा, ठीक है। ये दिल्ली वगैरह में आ चुकी है, ठीक है। तो ये निम्न उद्योग है छोटे, की भाई मेरे को गोलगप्पे की मशीन लगानी है डीएवी गर्ल्स कॉलेज के बाहर, क्योंकि वहां लड़कियां बहुत उतावली रहती हैं, है ना। ये गोलगप्पे खाने की लड़कियों को आपको पता ही है, गोलगप्पे उधर से मिर्ची लगेंगी, अरे भैया तीखा, अरे भैया और दो, लड़कियों की रहती है आदत, ठीक है। तो ऐसे निम्न उद्योगों में जिसमें कई लोगों की रुचि रहती है, इस तरह के उद्योगों में, तो बैंक उनको भी मना नहीं करेगा, ठीक है। बेशक उसके पीछे उसका कुछ भी वो हो, मकसद हो। एमएसएमई ये निम्न उद्योग आ गए जो सस्ते में शुरू हो जाता है, 50,000 लाख रुपए की लागत से, ठीक है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट सर, बाहर आपको कुछ माल पत्ता भेजना, सपोज करो आपकी फैक्ट्री है, आपको कुछ बाहर भेजना है, ठीक है, उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। एजुकेशन सर, बच्चों की पढ़ाई के लिए। हाउसिंग सर, घर जरूरी है, सलमान खान गाड़ी चढ़ा देगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सर, बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बनाया मैंने, ठीक है, जो सड़क पे रहते हैं उनके लिए घर बनाया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, छोटे मतलब जो क्या कहते हैं, लोगों के लिए मैंने योगा का एक पार्क बनाया, भवन बनाया, इस तरह के लिए मेरे को लोन चाहिए, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी आपको मैंने बता दिया, और अदर। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर आपने कॉमन सेंस से याद रखना है, रट्टे नहीं मारने, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो वो कहता है, तो पहला हमारा ये था जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, पहला क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर जो कि था रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट को, यानी लोन को हमने रैशनलाइज करना है कि हाँ यार ये प्रायोरिटी सेक्टर है और इनको बैंक पहले कंसीडर करेगा लोन देने से, ठीक है। तो जैसा कि वो कह रहा है कि फिक्स कर देगा आरबीआई मैक्सिमम लिमिट, कि भैया इतने परसेंट तो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, जो कि आरबीआई ने किया हुआ है, ये चेंज होती रहती है, याद रखना। तो जनरली 40% ही रहती है कि 40% क्रेडिट देना है आपने प्रायोरिटी सेक्टर को, ठीक है। दूसरी चीज आती है सर वेरिएशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। हिंदी वर्जन मैं मुंह से बोलूंगा, इंग्लिश वर्जन आप आंखों से देखोगे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है सर, ध्यान से समझेंगे। सपोज करो एक देवी जी है, देवी जी को चाहिए, क्या चाहिए, देवी जी को चाहिए बुलेट, ठीक है। क्योंकि देवी जी ने क्या बोला कि वाई शुड बॉयज हैव फंस, बिकॉज बुलेट इज नॉट ओनली फॉर बॉयज, रॉयल एनफील्ड इज द फर्स्ट क्रश फॉर गर्ल्स टू, अधिक, ठीक है ना। बुलेट मतलब कि चाहिए मेरे को, लड़कियों ने कहा कि हमें बुलेट चाहिए। अब बुलेट लेने के लिए देवी जी चलेगी बैंक में, ठीक है ना। देवी जी चलेगी बैंक में, बैंक में गई, उन्होंने कहा देवी जी ने कि भैया 1.5 लाख रुपए का बुलेट है, बुलेट क्लासिक है, तो मेरे को इसके लिए लोन दे दो। अब बैंक कोई, वहां बैंक का कर्मचारी बैठा हो तो उसके बाप का तो बैंक है नहीं, ठीक है ना, कि वो 1.5 लाख रुपए मांगे हैं देवी जी ने तो 1.5 लाख रुपए उठा के दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बैंक क्या कहेगा कि कहेगा देवी जी ठीक है, चलो आपको बुलेट चलानी है, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, आपको मैं 50,000 रुपए दे देता हूँ, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की बुलेट है तो कोई 1.5 लाख रुपए का आपको लोन नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो देवी जी आपको मैं 50,000 रुपए दे देता हूँ। देवी जी निराश होगी, ठीक है, क्योंकि देवी जी ने तो वो पाउट बना के, गंदा सा मुंह बना के फोटो डालनी थी फेसबुक पे कि मैंने दिस इज माँ, सॉरी माई नहीं कहती आजकल, माँ कहती, दिस इज माँ न्यू बुलेट, ठीक है। वो फोटो डालने से वंचित रहेगी, तो देवी जी कह रही है अब लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगी। तो लाख रुपए के लिए देवी जी कहीं ना कहीं जाएंगी, अपने पापा जी के पास जाएंगी, ठीक है, या और कहीं से भीख भीख मांग के जुगाड़ करेंगे। तो यानी कि जो ये 1 लाख रुपया है ना जो बचा हुआ, 1.5 लाख रुपए का बुलेट था, 50,000 रुपए तो दे दिए बैंक ने लोन, ठीक है, बैंक ने लोन ले दिया। ये जो 1 लाख रुपए बचा है, ये 1 लाख रुपए क्या है, ये है सर मार्जिन, ठीक है। अब ये मार्जिन कितना होना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर लोन पे मार्जिन कितना होना चाहिए, यानी कितना बंदा अपने आप से करे, ठीक है, उसको कहते हैं सर मार्जिन। जो बंदा अपने आप से जुगाड़ करे उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है।
और ये मार्जिन को कौन देखता है? आरबीआई देखता है। आरबीआई कहता है कि यार इस वाले प्रोडक्ट में इतना मार्जिन रहना चाहिए कि ये वाला इतना बाहर कस्टमर के ऊपर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ध्यान से, मार्जिन क्या है? अ पार्ट ऑफ द लोन अमाउंट, इंग्लिश वर्जन, अ पार्ट ऑफ द लोन अमाउंट विच वी कैनॉट बोरोड फ्रॉम द बैंक। ये बैंक नहीं देगा भैया आपको, ठीक है। Hence, this portion of finance is to be compulsorily brought by the borrower from its own source। अपने पापा से भीख मांगेगी कहीं से, है ना। वो बात अलग है कि खुद बेशक पापा के पीछे ऐसे बैठ के जाती हो इस तरह से, ठीक है। पापा जी के पास स्कूटर है, खुद बेशक ऐसे बैठ के जाती हो, लेकिन इनको चाहिए बुलेट, ठीक है। क्योंकि बेइज्जती होती है ना, सोफिया इंस्टीट्यूट में जा रही है ऐसे बैठ के, देख लो कैसी लगेगी अजीब सी, ऐसे लटकी हुई है। तो देवी जी ने जो बचा हुआ अमाउंट है, तो देवी जी ने, अरे नहीं नहीं भैया पेट नहीं दुखाना भैया, दवाई दिलाएंगे आपको भी पेट दर्द की, ध्यान से देखिए। तो वो जो मार्जिन है ना, वो देवी जी ने, अब देवी जी खुद बेशक पीछे बैठ के जाती हैं मोपेट के, लेकिन उन्होंने पापा जी का दिमाग खाया कि पापा जी मेरे को तो 1 लाख रुपए दो। चलो पापा जी ने दे दिया, ठीक है। तो 50,000 बैंक से मिले, लाख रुपए पापा जी ने दिए, ठीक है। तो वो जो 1 लाख रुपए है वो क्या है? मार्जिन। इंग्लिश वर्जन क्या कहता है कि मार्जिन क्या है? पार्ट ऑफ द लोन अमाउंट which we cannot borrow from the bank, hence this portion of finance is to be compulsorily brought by the borrower from its own source। अपने घर से पापा जी से लिए, वो क्या है? मार्जिन। अब आरबीआई क्या करता है? इसकी वेरिएशन करता है। आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्जिन में कितनी वेरिएशन रहनी चाहिए, ओके। तो जब इन्फ्लेशन होगी, जब महंगाई चली बढ़ रही होगी, जब मार्केट में महंगाई चल रही है भैया, हर चीज के दाम बढ़े हैं, तो आरबीआई उस वक्त क्या करेगा? मार्जिन बढ़ा देगा। ध्यान रखना, आरबीआई उस वक्त क्या करेगा? मार्जिन को बढ़ा देगा। कि यानी कि सपोज करो 1.5 लाख रुपए की बुलेट थी, तो उस वक्त आरबीआई महंगाई के टाइम पे क्या करेगा? आरबीआई 1.5 लाख रुपए की जगह 1 लाख की जगह वो क्या कहेगा कि भाई एक काम करो, सपोज करो महंगाई है अभी, इन्फ्लेशन, कहेगा भाई 25,000 रुपए मिलेंगे सिर्फ बैंक की तरफ से, बाकी का जो 1.25 लाख रुपए है यानी 1,25,000 है वो आपने पापा जी से लेना, ठीक है, महंगाई के टाइम पे। लेकिन जब महंगाई नहीं है, जब डिफ्लेशन है, कोई मार्केट में खरीदा खरीदी नहीं कर रहा, लोगों के पास काम ही नहीं है, मार्केट में कोई सामान ही लेने आ रहा, तो उस वक्त वो मार्जिन कम कर देगा कि बेटा हमारे पास तुम्हारी फोटो है वो वाली जिसमें तुम मोपेड के पीछे डैडी के पीछे से लटक के जा रही हो, ठीक है, ये पता है हमें, लेकिन फिर भी हम आपको एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए का लोन दे देते हैं, क्योंकि अभी मंदी भी चल रही है और 50,000 रुपए आपने पापा जी से लेने हैं, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा। कब होगा? डिफ्लेशन के टाइम में, मंदी के टाइम में यानी, ठीक है। डिफ्लेशन के टाइम में आरबीआई मार्जिन को कम करेगा, इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई बढ़ाएगा, ठीक है। So this method also enables the commercial bank to direct their funds to essential activities rather than speculated activities। तो इससे क्या होगा कि भैया जो बैंक है, ठीक है, वो अपने फंड्स किसमें मैक्सिमम यूज करेगा? जो कि एसेंशियल एक्टिविटीज है। ये नहीं कोई मुंह उठा के आ गया तो उसको बाइक के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है, भाई किसी ने कह दिया कि जी मेरी सहेली को बुलेट पसंद है तो बुलेट के लिए लोन दे दो, नहीं नहीं, कोई जरूरी एसेंशियल एक्टिविटीज है उसके लिए फंड देगा, ठीक है, ठीक है, रेदर देन स्पेक्युलेटेड एक्टिविटीज। तो याद रखना। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में एक और चीज बता रखी है, वो ये बता रखी है, दो सेक्टर्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई कंसीडर एज इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री एंड आर टू बी गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर सेक्टर। उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ओके, as compared to other sectors। So the banks are mandated to encourage the growth of such sectors, ठीक है। बैंक को मैंडेटरी होता है कि उन सेक्टर्स की ग्रोथ को बढ़ाया जाए, इसलिए मैंडेटरी होता है कि उनको उन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंडिंग देनी है, यानी कि लोन आपको देना है, यानी क्रेडिट आपको देना है, ठीक है, विद एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट, टाइम से और जरूर देना, ओके। तो ये हम कर चुके हैं। ये देखो सर, ऐसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में लाइन लगी होती है, इस तरह से बैंक आपको लोन देता है, कागज वागज फिल कराता है आपसे, कुछ कोलेटरल एसेट्स लेता है, मॉर्टगेज एसेट्स लेता है, कुछ आप जमा कराते हो, ठीक है ना। ये तो नहीं कि आपकी वो पाउट वाली फोटो में देख के आपको बुलेट के लिए लोन दे देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना।
आप कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखोगे, अपनी मम्मी का 9 लाख हाथ रखोगे गिरवी या कुछ भी। उसके बाद तीसरा आता है सर, तीसरा हमारा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट्स। नाम से क्लियर है, रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, रेगुलेशन मींस रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना, है ना। कंट्रोल क्या करना है, कंज्यूमर क्रेडिट यानी कस्टमर को जो लोन देते हैं उसको कंट्रोल करना, पूरे लोन को कंट्रोल करना, ठीक है। यानी आरबीआई फिक्स करेगा कि कितना लोन देना चाहिए कंज्यूमर गुड्स के लिए, जैसे कि कार के लिए, स्कूटर के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि दिवाली वगैरह आती है या क्रिसमस आता है या होली आती है, इस तरह के जो फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स पे आपने देखा होगा लोन मेला वगैरह लगते हैं ना इस तरह के बैंकों के बाहर, कि हाँ यार आसान किस्तों में ले जाएं, बाइक ले जाएं, गाड़ी ले जाएं, फेस्टिवल्स में लगते हैं, आपने देखा होगा कभी। एलईडी ले जाएं, एलईडी के साथ मोबाइल फोन फ्री है, इस तरह के लगते हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्रेडिट क्या कहते हैं डिसाइड करता है, रिपीट करना है लास्ट पेज, कौन सा, ये कौन सा, आईटी सेक्टर लैंडिंग वाला, बताइए मैम कौन सा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाला, ओके। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने आपको बताया मैम कि गवर्नमेंट और आरबीआई टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं कि किन सेक्टर को प्रायोरिटी यानी दी जाएगी, ठीक है। कि ये सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है, जो उनसे अभी मैंने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है। ये प्रायोरिटी सेक्टर इसलिए है क्योंकि ये बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर तो आएगा ही बेसिक नीड्स में, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री एंड आर टू गिवन प्रायोरिटी ओवर अदर सेक्टर। तो वो कहता है कि बैंक्स को मैंडेटरी होते हैं, यानी जरूरी होता है कि वो टाइमली क्रेडिट पहुंचाए जाएं इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को, मैंडेटरी होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, इसमें तो कुछ रिपीट करने वाला है ही नहीं देवी जी। हाँ, तो मैं आगे बता रहा था, सिंपल सा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में क्या है कि आरबीआई क्रेडिट फिक्स करेगा, ठीक है, कि किसको कितना लोन देना है, कौन से कंज्यूमर गुड्स पे कितना लोन है। कि भाई साहब आप कार ले रहे हो, कार पे आपको इतना लोन मिल सकता है, स्कूटर ले रहे हो उस पर इतना लोन मिल सकता है, बाइक ले रहे हो उस पर इतना लोन मिल सकता है, तो आरबीआई डिसाइड करेगा। सिंपल सा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आगे आता है सर मॉरल सुवेजन। मॉरल सुवेजन का मतलब क्या है कि इसमें क्या है सर, आरबीआई एडवाइस करेगा बैंक को या रिक्वेस्ट करेगा या सुएड करेगा, यानी स्यू करेगा यानी बुलाएगा, ठीक है। परसुएड करेगा कि भाई साहब बैंक आप ये काम नहीं, ये काम कर लो, ये काम नहीं, ये काम कर लो, ये आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। इट्स अ क्रेडिट कंट्रोल मेथड ऑफ आरबीआई। अंडर दिस आरबीआई गिव एडवाइस, कोई भी एडवाइस होगी लोन से रिलेटेड या कोई भी, कि अभी महंगाई चल रही है आप ये स्टेप फॉलो करो, अभी क्या कहते हैं मंदा चल रहा है अभी आप ये स्टेप फॉलो करो, अभी घोर मंदी चल रही है अभी ये स्टेप फॉलो करो, अभी कोरोना काल चल रहा है अभी ये स्टेप फॉलो करो। याद है अभी पीछे कोरोना काल में अभी बैंकों ने क्या किया था, आरबीआई ने क्या कहा था बैंकों की, भैया आप अभी काम तो है नहीं, तो आप क्या करो मोरेटोरियम दो लोन पे। मोरेटोरियम मस्त हो, आपके फादर साहब ने लोन लिया हो, पता हो आपको कि लोन की किस्त आपको 3 महीने तक नहीं देनी है, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम, मोरेटोरियम ऑन लोन, ठीक है। यानी लोन की छुट्टी होगी, लोन की जो किस्तें जाती थी ना आपकी हर महीने कटती थी, जो आपके फादर साहब ने लोन लिया हुआ था, तो उसकी किस्तें नहीं जाएंगी 3 महीने के लिए, ठीक है। तो 3 महीने के लिए थी वो, पिछले लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है अंडर दिस आरबीआई गिव एडवाइस, तो कोई भी एडवाइस दे सकता है। देन रिक्वेस्ट और परसुएट टू कमर्शियल बैंक्स टू कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक, की भैया सेंट्रल बैंक के साथ कोऑपरेट करो इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी। जो भी आरबीआई की पॉलिसीज है, क्रेडिट पॉलिसीज है, क्रेडिट पॉलिसी बोले तो लोन रिलेटेड पॉलिसीज है, उसको आप क्या कहते हैं उसकी बात मानो, कोऑपरेट करो उसके साथ। तो मॉरली सुएड नैतिकता के आधार पर बैंक को सलाह देता है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको सलाह देते हैं बेटा बाहर जाके दारू नहीं पीनी, बेटे बाहर जाके ये नहीं करना, सिगरेट नहीं पीनी, है ना। कुछ एडवाइस देते हैं ना आपको कि आपको बेटा कोऑपरेट करना है हमारे साथ, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक आरबीआई भी क्या है, पापा है, किसका है, बैंकों का पापा है, ठीक है। जैसे कि ये देखा हुआ कि आरबीआई ने एडवाइस दिया, मैंने एक क्या कहते हैं उसकी कटिंग भी ली हुई है अपना न्यूज़पेपर की,
एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक को टू इंक्रीज कैश सप्लाई टू द विलेजेस, कि यार विलेजेस में कैश सप्लाई बढ़ाओ। ठीक है, ये कब की बात है? जब आपकी हुई थी डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी, पता है सभी को, नोटबंदी हुई थी, 1500 के नोट बंद हो गए थे। तो उस वक्त लोगों को जल्दी से नोट नहीं मिल रहे थे, तो उस वक्त आरबीआई ने उस वक्त एडवाइस दी थी, ठीक है ना, किसको? बैंकों को, कि भैया जितने भी गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, विलेजेस हैं, वहां पे कैश सप्लाई बढ़ाई जाए, ठीक है, ताकि लोग अपना जीवन अच्छे से उसे व्यतीत कर सकें। ओके, तो मॉरली स्वेट करना मीन्स आरबीआई एडवाइस देगा, रिक्वेस्ट करेगा, परसुएट करेगा, किसको? कमर्शियल बैंक्स को, टू कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक, कि भैया सेंट्रल बैंक यानी मैं, आरबीआई के साथ कोऑपरेट करो इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट मेजर की तरफ चलते हैं सर, डायरेक्ट एक्शन एंड पब्लिसिटी। ध्यान से समझेंगे। डायरेक्ट एक्शन, कुछ खतरनाक सी बात आ रही है। डायरेक्ट एक्शन, आप कुछ गलत काम करो, आपके पापा डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, थप्पड़ मारते हैं आपके लिप्स पे जिनसे आप बकवास करते हो, है ना? तो सिमिलरली आरबीआई भी कुछ इस तरह का डायरेक्ट एक्शन लेगा। लेकिन आरबीआई का डायरेक्ट एक्शन कैसे होता है? सपोज करो आरबीआई ने बैंक को कुछ काम बोला कि बेटा बैंक ऐसा है, ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इनका तूने ध्यान रखना है, ठीक है, उनका तूने ध्यान रखना है, लेकिन बैंक ने बात नहीं मानी, ठीक है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई थप्पड़ मारेगा। लेकिन आरबीआई का थप्पड़ का मतलब ये नहीं कि आरबीआई गवर्नर उठ के जा रहा है एसबीआई बैंक के मैनेजर को थप्पड़ मारने, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। आरबीआई क्या करेगा सर? पेनल्टी लगा देगा, पेनल्टी, कि अब तुम्हें पेनल्टी लगेगी, तुमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं दी, जो जरूरी सेक्टर्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर हैं, उनको आपने लोन नहीं दिया, उस पर क्या लगा देगा? पेनल्टी लगा देगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बैंक ज्यादा ही हरामखोर हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करेगा? उस केस में सर उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देगा। जो बैंक का लाइसेंस होता है वो रद्द कर सकता है। बफरिंग हो रही है आपके में हो रही है देवी जी, यहाँ सब ओके है? ओके, एक बार नेट ऑफ करके ऑन कर लीजिए। तो डायरेक्ट एक्शन और पब्लिसिटी क्या होता है सर? अंडर दिस मेथड, इफ, ध्यान से समझना, इंग्लिश वर्जन हिंदी में आपको बता चुका हूँ। अंडर दिस मेथड इफ कमर्शियल बैंक्स डू नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, अगर आरबीआई ने कोई पॉलिसी बोली और कमर्शियल बैंक्स उसकी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब देन आरबीआई हैज ओनली recourse टू डायरेक्ट एक्शन, वो डायरेक्ट एक्शन लेगा। डायरेक्ट एक्शन मैंने आपको बताया क्या कर सकता है भैया, वो पेनल्टी लगा सकता है, उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है, ठीक है। सो आरबीआई इन ऑर्डर टू मेक देयर पॉलिसी सक्सेसफुल टेक द कोर्स ऑफ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। डायरेक्ट एक्शन आपको समझ आ गया, उसके बाद दूसरी चीज है पब्लिसिटी। यानी कि सपोज करो आरबीआई ने कोई मार्केट में इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज लेकर आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल जीएसटी के बारे में, सपोज जीएसटी आना था, तो जीएसटी आने से पहले जीएसटी का माहौल बनाया जाता है, ठीक है ना। जीएसटी का माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की मीटिंग्स होती हैं। आपने न्यूज़ पे डिबेट सुनी होगी, जैसे सपोज जीएसटी आने वाला था तो न्यूज़ पे डिबेट भी चल रही थी कि हाँ यार जीएसटी के ये फायदे हैं, ये नुकसान है ना। अलग अलग पार्टी के लोग बैठे होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो कह रहे तुम घटिया हो, कह रहे तुम घटिया हो, कह रहे ये नहीं मुद्दा है, मुद्दा ये है जीएसटी बढ़िया है कि नहीं है, जीएसटी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की मीटिंग्स होती हैं बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ये देखो सर, सेमिनार लग रहा है जीएसटी के ऊपर, कॉन्फ्रेंस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो मतलब कोई भी पॉलिसी अगर लेकर आनी है गवर्नमेंट को, तो उससे पहले उसका माहौल बनाया जाता है ना, कि भैया एनालिसिस कर लें कि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट तैयार है हमारी जीएसटी लाने के लिए, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी क्या करता है? पब्लिसिटी करता है ना, मतलब पूरा एकदम शोर वोर हल्ला वल्ला कर देता है। सो जैसे कि लिखा हुआ है, आरबीआई इन ऑर्डर टू मेक देयर पॉलिसी सक्सेसफुल टेक द कोर्स ऑफ मीडियम ऑफ पब्लिसिटी, ठीक है। जैसे आप लोग पब्लिसिटी कर रहे हो, मेरे को पता कर रहे हो ना कि सर मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और उधर बुआ जी को बता दिया, कानपुर वाली बुआ को बता दिया, चाचा जी को बता दिया, मासी को बता दिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे को तो बस सपने में बस टोपी पहन के नजर आ रहा हूँ। कई बच्चों ने कर दिया होगा, मेरे को पता है, इस तरह से हल्ला कर दिया होगा, गली में आते जाते थप्पड़ मार रहे हो, उसे बता रहे हो बेटा राइट टू लाइफ है, वो आपको बता रहे बेटा राइट टू लाइफ है, राइट टू थप्पड़ थोड़ी है, तू थप्पड़ मारेगा, फंडामेंटल राइट,
राइट टू लाइफ है ना, ठीक है। तो इस तरह से कई बार आ जाता है कॉन्फिडेंस, बंदा फीलिंग पहले ले लेता है कि हाँ यार मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, ठीक है। फीलिंग लो, मैं नहीं कहता फीलिंग ना लो, फीलिंग लो, थप्पड़ वप्पड़ ना मारना है ना। आते जाते के थप्पड़ मार रहे हो, चश्मा लगा के गेट के बाहर खड़े हुए ऐसे, कोई आ रहा कह रहा क्या करे बेटा आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, वो तो मैं कहेगा बेटे बन तो जा पहले, ठीक है। तो पब्लिसिटी, इसको कहते हैं पब्लिसिटी। तो सिमिलरली आरबीआई भी पब्लिसिटी करेगा, ठीक है। हाँ, प्रेशर हो जाता है, ठीक है, लेकिन थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारने, ठीक है। लोग तो हमारे से जलने चाहिए, लेकिन तुम्हें किसी को तकलीफ नहीं देनी, मेरी बात समझ रहे हो। अब थिएटर में गए हो फिल्म देखने, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट उठा के आपने बगल वाले के हाथ पे लगा दी, गरम गरम सिगरेट, वो चल के सारे पॉपकॉर्न गिर गए और नीचे गिर गया वो, है ना। तकलीफ नहीं देनी, ये काम नहीं करना, जलन होनी चाहिए। चश्मा लगा के घूम रहे हो, भाई साहब पड़ोसी देख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस अंकल मन प्रसन्न है। अंकल अंकल को टेंशन आ जाएगी, अरे यार मेरा चुन्नू तो खुश नहीं रहता, ये क्यों खुश रह रहा है और ये बाहर नहीं निकलता, कर क्या रहा है ये। जलन आएगी, पड़ोसियों को हमेशा जलन होती है, इवन के रिश्तेदारों को भी होती है। तो ये जलन बरकरार रहनी चाहिए, जलाओ जितना जला सकते हो, लेकिन तकलीफ मत दो। सिगरेट वाला काम नहीं करना, बत्ती लगा के हाथ में लगा दिया, ठीक है, ठीक है। जलने चाहिए, काम ऐसा करो कि जलें, लोग तुम्हारी तरक्की देख के जलें, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो। भाई साहब आज तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर रट के घेर दिए मैंने तो। अब मम्मी सोते उठे भी उठा लेना तो एकदम से मुंह से सीआरआर, एसएलआर, आईएमएफ, क्या कहते हैं, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एकदम से मुंह से उगल देने हैं, उल्टी कर देनी है भाई साहब फैक्ट्स की। मम्मी हैरान हो जाए, बेटा क्या कह रहे हैं, समझे मेरी बात। तो पब्लिसिटी जैसे आप लोग करते हो तो आरबीआई भी करता है, जैसे कि कह रहा है कि आरबीआई इन ऑर्डर टू मेक देयर पॉलिसी सक्सेसफुल टेक द कोर्स ऑफ द मीडियम ऑफ पब्लिसिटी। लेकिन आपको पब्लिसिटी ज्यादा नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना, किसी को पता ना लगे कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो भैया काम खराब हो जाएगा। A policy can be effectively successful only when an effective public opinion is credited in its favor। वो कहता है कि पॉलिसी तब सक्सेसफुल बनती है जब एक पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनता का एक ओपिनियन बनता है, एक राय बनती है कि हाँ यार, काफी लोग कह रहे हैं कि, काफी बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि यार अभी जीएसटी लाना बहुत सही है, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, जितने भी इंटरेक्ट टैक्सेस हैं सारों को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि लिखा हुआ है, अ पॉलिसी कैन बी इफेक्टिवली सक्सेसफुल ओनली व्हेन एन इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन इज क्रिएटेड इन इट्स फेवर। ओके, इट्स ऑफिशियल्स थ्रू न्यूज़पेपर, जो भी आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं, जो बाकी होते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र क्या होता है देवी जी, अर्थशास्त्र नहीं पता यार, यार कमाल। इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, ओके। Its official through newspapers, journals, conferences, seminars present a correct picture of the economic condition of the country before the public and give a prospective economic policy। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, इस तरह से न्यूज़पेपर, जर्नल, एडिटोरियल वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स बताए होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसीज के, ठीक है। आगे चलते हैं सर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर में, दोनों आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रहेगी सर, जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, जो कि अभी हमने पढ़े हैं ताजे ताजे, वो है डायरेक्ट है, डायरेक्ट इन नेचर, ठीक है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है ये इनडायरेक्ट है। आप होगे सर कैसे, सर मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे कि वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट में बताया था कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए वेरिएशन करेगा, उनके मार्जिन में वेरिएशन करेगा आरबीआई, जैसे बाइक के लिए बताया था। तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हो गया ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, है ना, जिसमें बाइक्स आ गई। अच्छा आपका एक ये ले लो, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर आ गए। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो कहता है सर, जो क्वालिटेटिव है ये डायरेक्ट इन नेचर, दैट इज सिलेक्टिव इन नेचर, इट कैन अफेक्ट मनी सप्लाई इन द स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्जांपल ऑटोमोबाइल, बुलेट वाला एग्जांपल दिया आपको मैंने। लेकिन जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है ये इनडायरेक्ट है भैया नेचर में, ठीक है, इसमें तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जनरली दे इफेक्ट मनी सप्लाई इन द इंटायर इकोनॉमी, याद है ना वो, इंजेक्ट लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, महंगाई होगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मंदी होगी, लिक्विडिटी घटेगी, तो उस वक्त किस तरह बढ़ाना है, किस तरह घटाना है, ठीक है।
तो जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर होते हैं जनरली दे अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इंटायर इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव होते हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ही प्रभाव डालेंगे, ओके। जैसा कि लिखा हुआ है जनरली दे अफेक्ट मनी सप्लाई इन द इंटायर इकोनॉमी लाइक हाउसिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे सेक्टर के ऊपर इकट्ठे प्रभाव डालेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक पे डालेंगे, ठीक है, सिलेक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, ओके। इसमें बताइए सर कोई डाउट है तो। इसमें कोई डाउट है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में? वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव में डायरेक्ट, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, वो स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करेंगे और ये दे अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी, ओके। याद रखना है हमेशा, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया इस तरह की स्टेटमेंट डाल देता है कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स आर इनडायरेक्ट इन नेचर और डायरेक्ट इन नेचर, ओके। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन रीड ना करूं तब तक कोई आंसर नहीं देगा, पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा उसके बाद आंसर देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स में, देखते हैं किन बच्चों को समझ आया। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं सर? ध्यान से, मैं पहले रीड करूंगा उसके बाद आपने आंसर देने हैं, ठीक है। व्हाट इज दे इफेक्ट? दे इफेक्ट मतलब यार दे है, ये दे बेटा, THEY, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यही पूछना चाह रहे हो आप? दे है दे, वे हिंदी में बोलते हैं ना, वे प्रभाव डालेंगे, वो शॉर्ट फॉर्म है, वो मेरी आदत है यार, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो कहता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। पहली स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम RBI, यानी RBI से भीख मांगती है बैंक, जो भीख मांगते हैं उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यानी कमर्शियल बैंक्स जो इंडस्ट्रीज वगैरह को यानी ट्रेडिंग के लिए लोन देती है उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। या फिर परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI, यानी जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है, सेल करती है, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से सोच समझ के, लेट्स सी किसने अच्छे से लेक्चर लगाया, किसने समझा, लेट्स सी। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो दीजिए सर आंसर अपनी उंगलियों में। अंजलि C, सागर C, ओके। प्रशित D, रविशा C, प्रियंका C, अवनीत C, ओके। एनी अदर ऑप्शन? अवनीत C, संदीप C, साहिल C। सो 95% बच्चे C की तरफ जा रहे हैं। और कोई दूसरे ऑप्शन वाला कोई समझदार बच्चा जिसको A, B या D में से कुछ लग रहा हो? आई थिंक बाकी बच्चों को कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं, कोई बंदा लिखने की कोशिश कर रहा है। C जवाब आया, ओके। सो द आंसर हियर इज C, ठीक है। इसका आंसर है C, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI। ये 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसको नहीं पता तो एक बार ओपन मार्केट ऑपरेशंस की तरफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का एक बार दिखा देते हैं जलवा सा आपको, ताकि आपको फटाफट याद आ जाए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कराए थे सर, बताया था ना, परमानेंट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय RBI। भूल गए बच्चा लोग, याद रखना है यार, याद रखना है, ठीक है। इसी से तो पता चलेगा कि हमारी मगज में गई है बात के नहीं गई। दूसरी चीज, द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, दैट इज MSF, जो बताया था आपको मैंने, MSF, वो कहता है द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and NDTL, that is net demand and time liability, sometimes appearing in news are used in relation to, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स में। तो ये किससे रिलेट है ये टर्म्स? पहला ऑप्शन बैंकिंग ऑपरेशन से है, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से है,
मिलिट्री स्ट्रेटजीज से है रिलेशन इसका, या फिर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो बताइए सर। सो एवरीवन वोट्स फॉर ए, एनी अदर गाय फॉर एनी अदर ऑप्शन? साहिल डी कह रहे हैं। ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। यार ये टर्म्स अभी मैंने बताई हैं आपको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, देखो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर। मिलिट्री स्ट्रेटजीज की वजह से रिलेशन है इसका? नहीं सर। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब इसके थ्रू आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल और इसकी सप्लाई और डिमांड डिसाइड करते हो, उससे रिलेटेड है? नहीं सर। ये बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। याद है यार, बैंकिंग ऑपरेशंस अभी इतने कराए हैं, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, पेनल्टी लगती है बैंक के ऊपर, वो आज ही हुआ एक और। ठीक है, मुझे लगा डी दिया शायद किसी ने आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग, कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन बंदा ना कुछ एक्स्ट्रा सोचने लग जाता है। तो बिलीव मी, इकोनॉमिक्स के सिंपल और सोबर क्वेश्चन आएंगे। आपको सिर्फ भाई साहब लेक्चर फॉलो करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, दिमाग अपना खोल के रखना है। कोई इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बिलीव मी, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 से 20 भी आ जाते हैं कई बार, मतलब 10 से 15 भी आते हैं कई बार। ठीक है, तो आप एवरेज मान के चलो 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपने इकोनॉमिक्स कर ली तो ये 15 क्वेश्चन आपके खरे हैं। 15 इंटू 2 30, 30 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो 2014 में आया हुआ था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे दोबारा ध्यान से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर। व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस एसएलआर, देखो ध्यान से समझना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जब आरबीआई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, तो क्या होने की संभावना है? पहला ऑप्शन, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ड्रास्टिकली एकदम से बढ़ जाएगा, वो कह रहा है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल टू अवर कंट्री। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे लोग। ओके, तीसरी चीज क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, यानी कि जो कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं वो उसकी ब्याज की दरें कम कर देंगे। ओके, और चौथा ऑप्शन है, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा। तो इसका क्या आंसर हो सकता है सर? ध्यान से सोच के समझ के, चाहे 8-10 सेकंड लेट दे देना बट सही देना। आधे बच्चे ना किसी एक का वेट कर रहे होते हैं कि किस तरह एक बच्चा आंसर दे और फिर हम बाकी कॉपी करें। ऐसा तो नहीं है? ध्यान से देखो, इसमें गुमराह कर रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आरबीआई जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम करेगा उससे क्या होगा? इंडिया का जीडीपी एकदम से बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन, बाहर से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आएंगे, वो बहुत ज्यादा कैपिटल लेकर आएंगे। तीसरा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग रेट्स कम कर देंगे, यानी ब्याज की दरें कम कर देंगे जो लोन देंगे फर्दर लोगों को। और चौथा है, ये लिक्विडिटी कम कर देंगे। वेरी गुड, बड़े अजीबोगरीब आंसर आ रहे हैं, सी डी ए। ओके, एक बी भी बोल दो। सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। इट्स आंसर इज सी। देखो यार, आपको मैंने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, आप इस पे ध्यान मत दो, 50 बेसिस पॉइंट किए हैं कितना किए, इस पे ध्यान मत दो। आरबीआई है, आरबीआई ने एसएलआर क्या करवाया? एसएलआर कम करवा दिया, कम। एसएलआर
कम हो गया, इसका मतलब क्या है? जब चीज कम होती है तो उसका मतलब क्या है? यानी कि बैंक को अब पैसा लिक्विड एसेट्स में रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यानी अब बैंक को कम पैसा रखने की जरूरत है लिक्विड एसेट्स में। यानी कि बैंक के पास सपोज करो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, सपोज करो 100 करोड़ रुपए थे, तो आरबीआई ने बोला, सपोज करो पहले वो रखता था 20 करोड़ रुपए, ठीक है, 2% था एसएलआर, सपोज करो पहले वो रखता था 20 करोड़ रुपए। अब आरबीआई 20% था तो 20 करोड़ रखता था, ठीक है। अब आरबीआई ने बोल दिया कि भैया 1% है एसएलआर, यानी 1% आपको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, यानी कि 10%, सॉरी 10% आपको एसएलआर में इन्वेस्ट करना है, यानी कि 10 करोड़ रुपए अब आपको एसएलआर में रखने हैं। यानी पहले बैंक के पास कितने पैसे होते थे? 100 में से 20 गए 80। पहले बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे थे 80 करोड़ रुपए, लेकिन जब आरबीआई ने एसएलआर कम किया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम की, यानी जब 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ उसके बाद बच गए ना, 10 करोड़ वो फालतू दे सकता है लोगों को, है ना, तो वो अपनी ब्याज की दरें कम करेगा। तो वो डी ऑप्शन वाला बता देता हूँ, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी थोड़ी रिड्यूस होगी, लिक्विडिटी तो बढ़ेगी इनफैक्ट, क्योंकि बैंक और ज्यादा लोन देगा, है ना, क्योंकि बैंक के पास पैसे आ गए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ड्रास्टिकली ना लिखा होता, यहाँ पे अगर सपोज में लिखा होता कि इंडिया जीडीपी में इंक्रीज, ठीक है, और ये ऑप्शन ना होता, ठीक है, तो देन यू कैन से कि इसका आंसर 1 है। लेकिन यहाँ लिखा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, ठीक है, वो अपनी ब्याज की दरें कम कर लेगा ना भाई, उसके पास अब ज्यादा पैसा हो गया तो ब्याज की दरें कम करेगा ताकि लोग लोन ज्यादा लें, क्योंकि आरबीआई एसएलआर रिड्यूस कब करता है? याद करो पिछली स्लाइड में बताया था, आरबीआई एसएलआर कब रिड्यूस करता है, ये देखो मैंने बताया था ना आपको, ये एसएलआर रिड्यूस कब करा, डिक्रीज कब किया? जब चीप मनी पॉलिसी, जब उसको मंदी से लड़ाई लड़नी है, मंदी मींस लोगों के पास पैसा नहीं है, अब लिक्विडिटी तो बढ़ानी है ना हमने, ठीक है, घटानी थोड़ी है। और बढ़ाने के लिए बैंक्स क्या करेंगे? लैंडिंग रेट्स कम कर देंगे, यानी ब्याज की दरें कम कर देंगे। तो इसका आंसर सी है, 50 बेसिस पॉइंट का कोई रोला नहीं है, बस आपको गुमराह करने के लिए। तो आपको फोकस इसमें देना है कि एसएलआर रिड्यूस किया है या इंक्रीज किया, ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। जिन्होंने सी दिया बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने नहीं दिया सी तो उनको भी बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। यहाँ जितने मर्जी क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन एग्जाम में नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 में आया हुआ यूपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट कौन सा है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा कंपोनेंट है? बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, पब्लिक डेट है, पब्लिक रेवेन्यू है। यार ये तो बता दो, इनमें से कौन कौन सी टर्म्स आपने सुनी हुई है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, टाइम लगना नहीं चाहिए ज्यादा। प्रेषित सी, ओके, एनी अदर? प्रियंका ए, ओके, पूजा ए, ओके। इनमें से कौन सा कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी का है? दिलप्रीत सी, साहिल सी, रविशा सी, संदीप सही सी। तो जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सही है, जिन्होंने ए दिया, बेटा आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी बताए तो थे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, ये सारे बताए तो थे। दो तरह की क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं। आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, यानी मनी सप्लाई को देखना। मनी सप्लाई कैसे दिखेगा? थ्रू क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, लोन कैसे दे रहे हैं, उसमें कौन कौन से मेजर्स पड़े हैं? बैंक रेट पड़ा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भूल गए, अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन भी किया था, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ठीक है ना। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2।
पब्लिक डेट तो है ही नहीं, सुना ही नहीं हमने, ना ही पब्लिक रिवेन्यू है। ओके, तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। तो आपको बड़े सोच समझ के आंसर देने हैं, बिना जल्दबाजी किए, बिना हड़बड़ाहट किए कि बाहर जाऊंगा फटाफट से पेपर, भाई साहब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देता हूँ, बाहर जाके गोला बर्फ चूसूंगा, ठीक है, पेपर देके, इस तरह के मन में नहीं करने हैं। क्वेश्चन शांत दिमाग से प्यार से सॉल्व करने हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको सर्कल कर दिया कि यार इसको तो मैं सेकंड राउंड में देखूंगा। 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। फर्स्ट पेपर की बात बता रहा हूँ मैं, 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सॉल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड में तो आपने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसको आपको डंके की चोट पे पता है कि यार इसका आंसर तो यही है, बिल्कुल 100% श्योर हो, ठीक है। सेकंड राउंड में आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आप 80-20 का डाउट है, कि 80% श्योर हो, 20% आपको डाउट है। और थर्ड राउंड में आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जिनमें 50-50 डाउट है, ठीक है, उसमें फिर कॉमन सेंस यूज कर रही है अपनी कि यार हाँ ये हो सकता है, थोड़े लॉजिक्स लगाने हैं। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं ऐसे ही करता था कि पेपर में सपोज करो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व किए। सपोज मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फर्स्ट राउंड में, 50 क्वेश्चन हो गए, अभी 50 बचे हैं, तो 50 क्वेश्चन आर नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाई द एग्जाम। ओके, फिर सेकंड राउंड में 80-20 वाले वो जिनसे कर रहे हैं, उसमें जिसमें 80-20 वाला डाउट है उनको मैंने सर्कल कर दिया था फर्स्ट राउंड के दौरान ही। तो उन सर्कल किए हुए क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे कि अच्छा 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 80-20 वाला डाउट, अच्छा अच्छा इसका ये रहेगा, उसमें लॉजिक वगैरह लगा के खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे हो गए 50 और 20, यानी 70 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें मेरे को डाउट है 50-50, यानी 30 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें मेरे को 50-50 डाउट है। तो फिर दोबारा से थर्ड राउंड में मैं आऊंगा और उसमें से छांटा छटाई करके कुल मैं 15 या 20 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, ठीक है, ताकि मेरे अगर बीच में से इनमें से कुछ गलत भी हो जाए, ठीक है, तो वो कवर अप हो जाए, ठीक है। तो यानी कुल मेरे कितने हो गए, 50, 70, 80, 85, 85 टू 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें तो आप सेफर साइड में रहते हैं। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पेपर मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूपीएससी का सर 50% से ज्यादा पेपर आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, नॉनसेंस ना हो, कॉमन सेंस होनी चाहिए। ओके, तो इसमें आज के लेक्चर में सर कोई डाउट है तो बताइए, तो हम क्लास को यहीं विराम देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। बताइए सर, मैम बताइए, बताइए सर, कोई डाउट है तो बताइए सर। तो आई थिंक क्लियर है आज का लेक्चर आपको सभी को। फिर भी कोई डाउट होगा, सर आप नोट्स देने वाले थे, कब तक मिलेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, आज ही मिलेंगे सर, पक्का। आज मैं आपको इकोनॉमी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यूपीएससी का जो इंट्रो कराया था, चारों की पीपीटी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। इन केस अगर मेरे को नहीं याद रहती है तो आप मेरे को ना एक बार मैसेज डाल देना मेरे पर्सनल नंबर पे, ताकि मुझे याद रहे। वैसे याद रहेगा मेरे को, फिर भी अगर बाई चांस कह रहा हूँ, ठीक है, मैं पक्का डालूंगा। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मौज मस्ती के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नए नए टॉपिक्स करेंगे जिससे आपके दिमाग को ज्यादा। सर फोटोज कहाँ से लेके आते हैं? अरे मिल जाते हैं यार। दिमाग आपका जिस तरफ शैतानी की तरफ दौड़ेगा ना तो फिर मिल जाते हैं। जब कुछ आपने मनोरंजन करना हो ना तो फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है। जब पढ़ाई में मनोरंजन डालना हो ना, बशर्ते आपको पढ़ाई मनोरंजन लगे तभी मनोरंजन आप ढूंढोगे, है ना। लिंकिंग कहते हैं, इस तरह आप लिंकिंग करनी है। सर आप पंजाबी हो? आती है यार मेरे को, हाँ पंजाबी है वैसे हम, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, वैसे हरियाणा से हैं हम, ठीक है। सो यूपीएससी में नहीं पूछेंगे दीपांशु सर कहाँ से थे। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज लेक्चर, थैंक्स फॉर हियरिंग मी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल शार्प 12:45, ठीक है, लेट मत होना। ओके बाय, टेक केयर, टाटा, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।